नमस्कार। मेरा नाम कमर आगा है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि जो अभी हाल में ही अ, हूथी रेबल्स ने जो एक शिप को जहाज़ को अ, अगवा कर लिया, जो हाईजैकिंग हुई है उसमें इसमें कई एक जो क्रू हैं वो कई अलग-अलग मुल्कों के हैं और वो उनके कब्ज़े में है। यमनी पोर्ट पे उन्हीं ने बताया कि उसको ले आए हैं और उन्हीं ने ये भी साथ में वार्न किया है कि आने वाले समय में वो और भी अ, ऐसे काम कर सकते हैं और भी शिप्स को करेंगे। उन्हीं ने कहा कि ये इसमें वो इज़राइलियों के खिलाफ ख़ास तौर से और अमेरिकन के खिलाफ पहले से भी है, इसलिए कि पहले भी उनका एक आर्मी शिप इन लोगों ने टारगेट किया था, कि बहुत बुरी तरह डैमेज हो गया था। ये उनकी एक लड़ाई है इज़राइल के खिलाफ। वो कहते हैं ये कि हम जो जो कर रहे हैं वो सॉलिडेरिटी में कर रहे हैं फ़िलिस्तीनियों की, जो गाज़ा में इस समय इज़राइल कर रहा है उसके खिलाफ हम ये गतिविधियाँ हमारी जारी रहेंगी और उन्हीं ने इज़राइल को भी वार्न किया है। हूथी रेबल ये शिया ज़ैदी अ, इनकी धर्म से इनका ताल्लुक़ है, ये ज़ैदीज़ कहलाते हैं यमन में और ये लोग जो हैं अ, इनका बड़े घनिष्ठ संबंध ईरान और दूसरे जो मिलिटेंट ग्रुप है जिनको कि बहुत से ऐसे ग्रुप हैं जिनको कि अमेरिका और इज़राइल ने आतंकवादी भी घोषित कर रखा है, उनके साथ इनकी मिलके ये लोग काम करते हैं। शिया मिलिशियाज़ हैं मोस्टली और हमास एक सुन्नी इस्लामिक ग्रुप है। ये सब एक साथ है, मिलके काम करते हैं और इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि ये ईरान के कहने पे काम करते हैं। हालाँकि उन्हीं ने इस बात को डिनाई किया है। हूथी मूवमेंट बहुत पुराना है। ये ज़माने से चला आ रहा है, इसमें लीडरशिप बदलती रही है, नाम बदलते रहे, लेकिन हूथियों की स्ट्रगल जो है ईरान के रिवॉल्यूशन से बहुत पहले से चल रही है। और दूसरी बात ये भी है कि ये जो है अ, ये एक जो उन्हीं ने किया है उससे ये इस बात का संकेत है कि एक तो वो उनकी कोशिश इस बात की लगता है कि वो इज़राइल के ऊपर प्रेशर बनाएँ और ताकि इज़राइल का जो गतिविधियाँ गाज़ा में चल रही हैं उसमें कुछ कमी आए या बंद हो सके। दूसरी बात ये है कि वो पूरा जो थिएटर ऑफ वार है जो गाज़ा और फिर उसके बाद लेबनान की तरफ जहाँ पे वो हिज़्बुल्लाह मिलिशिया उसके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं इज़राइल की और हिज़्बुल्लाह की, उससे अटेंशन डाइवर्ट करके इस रीजन में लाने का लगता है। ये रीजन जो है ये ये भी एक बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। बाब अल मंदब से लेके फिर उस तरफ सुएज़ कैनाल तक जो रेड सी है, फिर सुएज़ कैनाल से जो कनेक्ट करती है रेड सी को अ, उससे मेडिटेरेनियन सी से, ये यहाँ से सारा तेल, गैस और तमाम दुनिया भर के सामान जो है शिप के माध्यम से यूरोप जाते हैं और अफ्रीका जाते हैं। अगर यहाँ पे गतिविधियाँ बढ़ती हैं और प्रॉब्लम होती है तो यूरोप को जाने वाला या अफ्रीका में जाने वाला जो सामान होगा, जो शिप्स होते हैं, उनके सप्लाई लाइन में डिस्टर्बेंस आ सकती है। सप्लाई चेन पूरी डिस्टर्ब हो सकती है। तेल की भी सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है। उन्हीं ने ये क्लेम किया है। कहाँ तक उनको कामयाबी मिलेगी ये आने वाला समय बताएगा। दूसरी बात ये कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बैटल हार्डन हैं और इन्हीं ने एक लंबी जंग सऊदी अरेबिया से भी लड़ी है और सऊदी अरेबिया के पास कई मुल्कों का कंबाइन उन्हीं ने एक कोलिशन जो इस्लामिक फ़ोर्स बनाया था, वो भी इनको हराने में नाकामयाब रही। और ये बहुत ऑर्गनाइज़्ड या बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन्स भी इनके पास नहीं है। लेकिन इनकी क्षमताएँ इनके पास ड्रोन्स हैं और बहुत से सोवियत एरा के मिसाइल्स और वेपन सिस्टम्स इनके पास हैं, जिनका वो लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं। दूसरी बात ये भी है कि ये जो इनकी आइडियोलॉजी है, ये इज़राइल को एक ऑप्रेसर स्टेट के रूप में देखते हैं, एंटी मुस्लिम देखते हैं और इनका मानना ये है कि इज़राइल की कोई जगह इस रीजन में नहीं है और वो उसको रिकॉग्नाइज़ भी नहीं करते। ये मतलब इनका बहुत स्ट्रॉन्ग
व्यूज़ हैं। और इनकी थियोलॉजी में भी ये है, शिया थियोलॉजी में भी ऐसा है, अगर कोई रिजीम ऑप्रेसिव है और करप्ट है और वो ज़ुल्म ज़बर कर रही है, तो उसके खिलाफ ड्यूटी होती है जिहाद करने की। इनकी है। और दूसरे मिलिटेंट ग्रुप जो है, इनको क्या आतंकवादी भी बहुत से लोग मानते हैं, बहुत सी कंट्रीज़ मानते हैं, इन सब का यही मानना है। ईरान भी इसी बात पे विश्वास करता है, ईरान का रिवॉल्यूशन स्वयं इसी बात पे था कि शाह ऑफ ईरान को इन्होंने एक ऑप्रेसिव और एक करप्ट रिजीम माना था, तो इस वजह से उसके खिलाफ एक पीसफुल स्ट्रगल इन्होंने करके उनको हटाया था। तो ये एक जंग है, ये कहाँ तक जाएगी ये कभी कह नहीं। अमेरिका ने अपनी जो ट्रूप्स और इनका ये भी मानना है कि अमेरिका इस जंग में पूरी तरह से ज़िम्मेदार है और जुड़ा हुआ भी है, यानी कंप्लिसिट है, क्योंकि उस वेपन भी दे रहा है, फिर उसके अलावा उनको पैसा भी दे रहा है इज़राइलियों को, फिर उसके अलावा उसके लोग भी वहाँ पे हैं जो इस जंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये हूथी रेबल्स का कहना है। तो इसलिए इनका मानना ये है कि अमेरिका, इज़राइल दोनों के खिलाफ वो है और उनके खिलाफ ये जंग शुरू हो चुकी है और कहाँ तक जाएगी ये कहना मुश्किल। दूसरी बात ये भी है कि जो इनका जो है एक एक इनका असली नाम जो है हूथी रिबल का अंसार अल्लाह है, यानी फ्रेंड्स ऑफ अल्लाह की ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। और ये जो है इनके जो लीडर हैं अब्दुल मलिक अल हूथी इसके लीडर हैं, ये इस पूरे ग्रुप के। और ये भी है कि इनके इन लोगों ने एक बहुत बड़ी ग्रुप बना रखा है और ये नेशनलिज्म को भी प्रमोट करते हैं, साथ में पैन अरब नेशनलिज्म की भी बात करते हैं कि हम लोग एक हैं और ये शिया सुन्नी डिस्प्यूट के विरुद्ध बात करते हैं, कहते हैं। दूसरी बात ये भी है कि इज़राइल का कहना ये है कि उस शिप का उससे लेना देना नहीं है। ये लोग कहते हैं कि ओनर उसका इज़राइली है और एक यहूदी है। दूसरी बात ये भी है कि इज़राइल ने अक्यूज़ ईरान को किया है सीधा, हूथी से ज़्यादा उसने ईरान को किया है कि ईरान का ये एक टेरर एक्ट है, आतंकवादी हमला है। और उन्हीं ने ये भी कहा है प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कि ये दुनिया को ये बात को समझना चाहिए और सबको मिलके इसके खिलाफ काम करना चाहिए, आतंकवाद के खिलाफ बात करना चाहिए। और ये भी है कि अ, अमेरिकन्स भी इनको कहा जाता है कि ये जो शिप ओनर है इसके पास डुअल सिटीजनशिप है। क्या सही है ये अभी पता नहीं है। ब्रिटिश नेशनल है, साथ में इज़राइली भी है, लेकिन इज़राइल इस बात का खंडन करती है। दूसरी बात ये है कि अमेरिका ने 2 युद्धपोत यानी इस रीजन में डाल रखे हैं और अपने बहुत से शिप, डज़न्स ऑफ वॉरशिप्स जो हैं उसके पर्शियन गल्फ रीजन में इस तरफ, यानी ये जो गल्फ ऑफ हॉर्मज़ है यहाँ पे, और फिर उसके अलावा इज़राइल के पास जो मेडिटेरेनियन सी है उसमें डिप्लॉयड करना। और ऐसा लगता है कि अगर बहुत से लोगों का मानना ये है कि अगर अ, हिज़्बुल्लाह के खिलाफ जंग हुई तो अमेरिका डायरेक्टली भी इन्वॉल्व हो सकता है, इसलिए कि इतने जंगी बेड़े लाने का मतलब ये है कि वो अगर इज़राइल को हर तरह से डिफेंड करेगा, इज़राइल उसका सबसे घनिष्ठ मित्र है, और उसकी वो मिलिट्री सुपीरियरिटी को भी उस पूरे क्षेत्र में बनाए रखना अपना फर्ज समझते हैं। उनका ये मेन कर्तव्य है। और उसमें वो हमास के टोटली खिलाफ हैं, वो सीज़फायर के भी खिलाफ हैं। हम गाज़ा स्ट्रिप में उनका मानना ये है कि अगर सीज़फायर होगा तो हमास दोबारा से रीग्रुप हो जाएगी। हाँ, लेकिन वो पॉजेज़ की बात करते हैं, बीच-बीच में रोक थोड़ी-थोड़ी देर के लिए लगनी चाहिए ताकि ह्यूमैनिटेरियन एड वहाँ आ सके। ये उनका मसलब है। और अगर अब ये देखना है जो हूती ने नया एक फ्रंट छोड़ा है तो क्या अमेरिकन भी इसमें आएँगे? और दूसरी बात ये है कि क्या अमेरिकन अ, इसलिए कि बगैर ग्राउंड फोर्सेस के काम नहीं बनेगा उनके। इसलिए कि ऑलरेडी वो पूरा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादातर नॉर्थ यमन का डिस्ट्रॉय हो चुका है सऊदी यमनी वॉर में। और हालाँकि वहाँ इस समय सीज़फायर चल रहा है, बातचीत भी उनकी सऊदी ऑफ़िशियल से चल रही है। तो वहाँ पे बगैर उतारे
अगर अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बुरा रहा है ग्राउंड फोर्सेस का। हमने देखा है वियतनाम, इंडो चाइना, अफ़गानिस्तान, इराक, इन सभी जगहों पे इनको जो ऑब्जेक्टिव थे उनको पूरा करे बगैर इनको जाना पड़ा। और ये रिजीम चेंज तो ज़रूर कर दिया है ईरान, अफ़गानिस्तान और इराक में, लेकिन वो प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट नहीं बना पाया। और फिर दूसरी बात ये कि बहुत लोग मिल के मरे हैं। तो अमेरिका की फिलहाल कोई ऐसी नीति नहीं दिखती कि अपनी ग्राउंड फोर्स वहाँ पे उतारे, और ना ही इज़राइल मुझे लगता है, और एयर अटैक से इनको कंटेन नहीं किया जा सकता। अब ये देखना है कि क्या सचमुच ये एक लंबी लड़ाई यहाँ पे इस क्षेत्र में होगी, और इससे पूरा अटेंशन जो है पर्शियन गल्फ एक तरफ और दूसरी तरफ जो मेडिटेरेनियन से शिफ्ट, क्या थिएटर इधर हो जाएगा, या हिजबुल्ला और इस तरफ भी दोनों तरफ लड़ाइयाँ होंगी, और बाद में इराकी शिया मलिशिया भी इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये आने वाला समय बताएगा। दूसरी बात ये है कि ये जो है अ, ये लोग अमेरिकन प्रेजेंस के भी खिलाफ हैं। ये नहीं चाहते कि जो पर्शियन गल्फ या बाब मंदब और रेड सी में जो अमेरिकन फौजें, अफवाज या जो अमेरिकन सैनिक वहाँ पे मौजूद हैं, नेवल प्रेजेंस है या जिन कंट्रीज में है, इनका मानना ये है कि वहाँ पे से इनका कोई रोल नहीं है। ये वही बात करते हैं जो ईरान भी कहता है कि बाहर के जो इस क्षेत्र की सिक्योरिटी है वो उस मुल्क की जिम्मेदारी, वहाँ के जो उस क्षेत्र के जो मुल्क हैं उनकी, जो देश हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेदारी बनती है, न कि अमेरिकन की। और ईरान यहाँ तक कहता है उन सभी देशों से, क्षेत्र के, कि आप लोग इनको वहाँ से निकालिए और सिक्योरिटी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपस में शेयर किया जाए, खासतौर से पर्शियन गल्फ रीजन में। ये भी उसी चीज को मानते। ये जो हूथी ग्रुप है ये प्रो ईरानियन है, ईरानियन रेवोल्यूशन से ये लोग बहुत मुतासिर हैं, बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हैं, और ये जो है इनकी एक बड़े घनिष्ठ संपत्ति है। ईरान इस बात को डिनाई करता है कि वो मॉरल सपोर्ट तो इनको देता है, मगर इनको कोई वेपन सप्लाई या इस किस्म की चीजें इनको, या इराक में या दूसरी जो दूसरे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनको नहीं देता। ये इन ग्रुप्स की आपस में भी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे की मदद भी करते हैं, और इनके पास टेक्नोलॉजीज भी बहुत है, खासतौर से हिजबुल्ला इसमें सबसे पावरफुल मिलिटेंट ग्रुप। ऐसा लगता है कि ये जो वॉर है वो पूरे रीजन में फैल सकती है, फैलने का डर लगता है। अभी तक ये था कि अमेरिका अपने हिसाब से जंग कर रहा था, या इजराइल चाहता था कि उसके साथ हमस का सफाया हो, फिर उसके बाद इजराइल चाहता था कि वेस्ट बैंक पे अपना वर्चस्व बनाए और वहाँ पे उसको वेस्ट बैंक को पूरा अनेक्स कर ले, और ईस्ट जेरूसलम को भी पूरा अनेक्स करने का उनका जो प्रोग्राम था, जो सपने थे, अब मुझे लगता है कि उनको एक लंबी जंग लड़नी पड़ेगी इस पूरे क्षेत्र में। हालाँकि अगर ऐसा होता है, एक ये भी है बात कि अगर पूरे क्षेत्र में जंग भड़कती है, तो उससे ऑयल सप्लाइज़ डिस्टर्ब हो जाएँगी, इसलिए कि ये वो क्षेत्र है जहाँ पे बड़े भंडार तेल और गैस के पाए जाते हैं। अगर ऑयल सप्लाइज़ डिस्टर्ब होती है, तो ग्लोबल इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। यही नहीं बल्कि अमेरिका, यूरोप और सभी देशों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए ये एक उनके पास एक बार्गेनिंग चिप है कि जिसको वो गाज़ा और दूसरी जगहों पे यूज़ भी कर सकते हैं, करने का प्लान होगा उनका। वो चाहेंगे कि जंग अमेरिका या यूरोप के देश का प्रेशर आए इज़राइल के ऊपर कि वो जंग ना करें। अब देखना ये है कि जंग की बात होती है या इस तरह की अ, बार्गेनिंग पावर को यूज़ करके। अमेरिकन्स किसी से बार्गेनिंग उसमें नहीं डरते हैं, ना इज़राइल का डरते हैं। देखना ये है कि इस केस में क्या होता है। फिर दूसरी तरफ ये भी है कि ये लोग जो है एक तरफ तो ये है कि अब कब तक ये चलेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन हूथियों ने कहा है कि आने वाले समय में वो और अपनी गतिविधियों को, जैसा कि मैंने पहले बताया, और बढ़ाएँगे, यानी दूसरे शिप्स की जो वहाँ से पास होते हैं, उनको हाईजैक भी कर सकते हैं, उनको डुबोने का भी काम कर सकते हैं। क्या करेंगे इसका भी पता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो अपनी गतिविधियों को इस क्षेत्र में बढ़ाएँगे।
आज की अगर ऐसा होता है तो इसका भारत पे भी असर पड़ेगा। इसलिए कि हमारा अगर ये जंग फैलती है पूरे क्षेत्र में, तो भारत के ऊपर असर, क्योंकि हमारा अ, 80 टू 85% तेल की सप्लाई इसी पर्शियन गल्फ क्षेत्र से है। और ये क्षेत्र हमको अगर 6 से 8% इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए होती है, तो हमको बगैर किसी रुकावट के तेल लगातार आना चाहिए और तेल की कीमतें भी ठीक होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा कीमत भी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे तेल की सप्लाई रुकती है तो हमारी इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा। आज के इस पॉडकास्ट में हम इतनी बात करेंगे। अगर आपको ये पसंद आया है पॉडकास्ट, तो आप इसको लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ-साथ दूसरे लोगों को प्रमोट भी कीजिए। हम आपके आभारी हैं कि आपने समय निकाल के इसको देखा। धन्यवाद।